दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपी गिर रहा है और अपने रिकॉर्ड लोएस्ट पोजीशन पे आ गया है, यानी कि $1 अब 89 रुपीस के बराबर हो चुका है। ये इतिहास में सबसे लोएस्ट पोजीशन है रुपी की और एशिया की सभी करेंसीज में से ये इस साल की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी देखी जा रही है अगर एक्सचेंज रेट के मामले में बात हो। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कारण हैं, क्या रीजंस है। ये एक जगह दिख रही है आपको, ये जॉर्जिया यूएसए के अंदर एक जगह है। इस जगह का क्या लेना देना है इस एक्सचेंज रेट की गिरावट से, रुपी की गिरावट से, ये भी देखेंगे। और तो और हम ये देखेंगे कि चाहे ऑपोजिशन पार्टीज अब सरकार पे दबाव बना रही हैं, कह रही हैं कि एक समय था जब आप कहते थे कि रुपी जो है बहुत कमजोर हो रहा है, ऐसे गिर रहा है जैसे कि सरकार की क्रेडिबिलिटी गिर रही है। बट नाउ द टेबल्स आर टर्निंग एंड ऑपोजिशन इज आस्किंग क्वेश्चंस। ऑल्दो हमारा काम यहां पे इस चीज को डिस्कस करना नहीं है, हमारा काम है कि अनबायस्ड तरीके से समझे कि ये रीजंस क्या हैं और क्या करेंसी गिरना हमेशा बुरी बात है। ये भी हमें एक इकोनॉमिक और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या करेंसी को फॉल होना इज ओवरऑल ऑलवेज बैड फॉर द इकोनॉमी, या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि करेंसी गिरने से भी फायदा उठा सके हम लोग। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। लेकिन उससे पहले एक्सचेंज रेट काम कैसे करता है इसको बेसिकली आप समझ लें। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे कि $1 जो है, $1 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त अगर वो 89 रुपीस है और आज से कुछ समय पहले $1 84 रुपीस के बराबर था। इसका मतलब यह था कि एक्सचेंज में मैं $1 अगर दूं तो मुझे उसके एक्सचेंज में 84 रुपीस ही मिलते थे आज से एक साल पहले, लेकिन आज मुझे 89 रुपीस मिल जाएंगे। तो $1 मजबूत हो गया और हमारा रुपी कमजोर हो गया, है ना। $1 के बदले में 84 रुपीस मिलते थे, अब 89 रुपीस मिलते हैं, तो हमारा डॉलर मतलब उनका डॉलर मजबूत हो गया है। इसके अलावा एक चीज आपने समझनी है कि एक्सचेंज रेट का एक सिंपल फंडा है। जिस भी करेंसी की डिमांड बढ़ती है, जिस भी करेंसी की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती है, आप देखोगे कि उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, सो डिमांड के हिसाब से जितनी डिमांड होगी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। खैर, ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया समझने का, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको माइंड में रखें क्योंकि आगे मैं इसको और डिस्कस करूंगा कि ये डिमांड बढ़ क्यों रही है। अब एक्सचेंज रेट में एक चीज आपने देखनी है, जैसे ये भारत की जामदनी साड़ियां हैं जो भारत में बनती है। अब मान लीजिए कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं जो भारत से यूएसए जामदनी साड़ियां एक्सपोर्ट करता हूं। जब करेंसी गिरती है, जब करेंसी इंडिया का रुपी गिरता है, उसमें गिरावट आती है ना, तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूएसए से मेरी साड़ियां इंपोर्ट कर रहा है वो तो डॉलर में पे करेगा और अब उसको कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, लेस डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे मेरी साड़ियां खरीदने के लिए। क्योंकि जब वो डॉलर पहले लेके आ रहा था उसको $1 के बदले में 84 रुपीस मिल रहे थे, लेकिन अब उसको उसी $1 के बदले में 89 रुपीस के वर्थ रुपीस मिल जाएंगे। तो जब ये इसी साड़ी को खरीदेगा, कंसिडरिंग कि इस साड़ी का प्राइस सेम रहे, ये बंदा जो है ये ज्यादा माल मंगवा सकता है। एक्सपोर्टर के लिए ये एक अच्छी बात है क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, लेकिन इसका काउंटर पार्ट ये है, रिवर्स ये है कि इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले अगर मैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था तो पहले मैं 84 रुपीस देता था तो $1 के वर्थ मुझे क्रूड ऑयल मिलता था। अब क्रूड ऑयल के प्राइस तो डॉलर में फिक्स होते हैं, वो क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन अब मैं 89 रुपीस दूंगा तो मुझे तब जाके $1 जितना क्रूड ऑयल मिलेगा। तो इंपोर्टर के लिए ये एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रुपी गिरता है इंपोर्टर को नुकसान है और एक्सपोर्टर को फायदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें एक्सपोर्टर बेचारा फायदा नहीं उठा पाता है। तो रुपी का एक रिस्क है और रुपी के इस रिस्क को कई बार सेंट्रल बैंक या आरबीआई इसमें मदद करता है। आरबीआई क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और वो क्यों बढ़ती है आगे पढ़ेंगे हम, रुक जाइए। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब डॉलर मार्केट में कम है, क्योंकि डिमांड उस चीज की बढ़ती है, डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ रही है, डिमांड उस कमोडिटी की बढ़ती है जिसकी सप्लाई कम हो रही है। तो कई बार
आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास पड़े होते हैं डॉलर। कहां पड़े होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व में, खजाने में डॉलर पड़े होते हैं, वो उसे रिलीज कर देता है ताकि मार्केट में डॉलर के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है वो कम हो जाए, और उसको स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन कहते हैं। अब छोड़िए वो स्टेरलाइजेशन क्या होता है और आरबीआई ये कैसे करती है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हम डॉलर डॉलर करते क्यों हैं, हम डॉलर के पीछे इतने पागल क्यों हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर ये देखा गया जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1944 में, खत्म होने वाला था ऑलमोस्ट, तो एक अकेली सिंगल सुपर पावर बच गई थी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और मिलिटरीली पूरे विश्व में, और वो थी अमेरिका। हां, उसे यूएसएसआर यानी कि रूस चैलेंज करता था, बट एक ही सिंगल सुपर पावर थी जिसके पास इतना इकोनॉमिक माइट था कि वो बाकी सारे देशों को इकोनॉमिकली मदद कर सके। और यहां से शुरुआत होती है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से शुरुआत होती है, जब यहां पे यह डिसाइड किया जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होगा, मतलब जब भी व्यापार होगा, ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज होगी, तो वैल्यूज ऑफ करेंसीज जो होंगी वो डिसाइड होंगी डॉलर के बेसिस पे। तो यहां पे डॉलर को बेंचमार्क रेट बनाया जाता है। पहले इस डॉलर को गोल्ड के हिसाब से देखा जाता था कि एक डॉलर में कितना गोल्ड आता है, लेकिन अब 1971 के बाद से वो भी खत्म कर दिया गया। तो बेसिकली डिसाइड ये किया गया विश्व भर में कि जो भी व्यापार होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, वो डॉलर में डिनोमिनेट होगा। एक्सचेंज रेट भी करेंसीज का डॉलर के हिसाब से डिसाइड होगा कि एक डॉलर में कितने यूरो है, एक डॉलर में कितने येन है, इसके हिसाब से डिसाइड होगा ताकि आसानी बनी रहे। अब ये दबदबा यूएसए का आप देख सकते हो इस तरीके से है। विश्व भर में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी ट्रेड के बिल्स पे किए जाते हैं, जितने भी फॉरेन करेंसी के डेट दिए जाते हैं, पैसा बोरोइंग में लिया जाता है या दिया जाता है, उसका कितना बड़ा परसेंटेज डॉलर में होता है। बिकॉज ये लेगेसी पिछले 50-60 सालों से चली आ रही है। आप देख सकते हो ह्यूज अमाउंट इज देयर विद डॉलर करेंसी, और तभी तो डॉलर की इतनी डिमांड है। और इसके और अगर हम डेप्थ में जाते हैं कि हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर हो रही है, उसके मैं 4 रीजन आपके सामने लेके आया हूं। पहला रीजन है ये शख्स, ये इंसान जो अभी बहुत हंस रहा है खिलखिला के, लेकिन इस इंसान ने जो है अगस्त जुलाई के बाद से हमारे लिए बहुत परेशानियां खड़ी की हैं। इन्होंने भारत के ऊपर सबसे पहले तो पेनल्टी के तौर पे सैंक्शंस लगाए, और 50% सैंक्शंस हमारे यहां से आने वाले इंपोर्ट्स पे इन्होंने लगाए। अब होता क्या है कि जब इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, इंडिया के एक्सपोर्टर के लिए ये एक दुविधा की बात है, प्रॉब्लम की बात है। क्यों? क्योंकि अब बाहर कोई इंडिया से माल खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, खासतौर पे यूएस से। और अगर ऐसा होगा तो जो इंपोर्टर है, यूएस में बैठा इंपोर्टर है, उसको अब रुपए की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंडिया से ट्रेड ही नहीं करेगा, क्योंकि टैरिफ लग रहा है इंडिया वाले ट्रेड पे। इसलिए एक बड़ा झटका लगता है एक्सपोर्ट्स को और इस करेंसी को अगस्त के बाद से। और अगस्त के बाद से आप देखोगे कि अक्टूबर महीने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, ये वाली ये जो लाइन है, ये एक्सपोर्ट्स की लाइन है। इस एक्सपोर्ट्स की लाइन को देखो कितना डिप कर गई, और हमारा डेफिसिट आ गया, व्यापार में डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट आ गया। डेफिसिट का मतलब है कि जब हम एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया। तो इंपोर्ट देखो कितना ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, और एक्सपोर्ट हमारा डाउन जा रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कि अब हमारी करेंसी के लिए कोई बाहर से आ नहीं रहा है, हमारी करेंसी की डिमांड कम हो रही है। और जब हमारी करेंसी की डिमांड कम होगी, याद रखना मैंने डिमांड के बारे में क्या बताया था, डिमांड कम होगी तो वैल्यू भी कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा रीजन नंबर 2 इसका है ये महाशय, ये देख रहे गोल्ड। 95 से ज्यादा % जो इंडिया का गोल्ड है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के लिए बाहर डॉलर भेजने पड़ते हैं, और आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस इनहेरेंटली
ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध हो, कुछ भी हो, पेंडेमिक हो, ये सारी चीजें अनसर्टेनिटीज जब होती हैं लोग गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड ने रैली किया, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट हो गई गोल्ड की। अब हम गोल्ड अपना 95% से ज्यादा अगर इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमें और डॉलर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें डॉलर बाहर भेजने हैं और उसके बदले में गोल्ड लेके आना है। इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर की डिमांड बढ़ गई। पहला पॉइंट याद रखो, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई। तो गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट डबल हुए डिस्पाइट प्राइसेस बढ़ गए। 1,10,000, 1,00,000 के ऊपर जो है गोल्ड चला गया, तब भी उसका इंपोर्ट डबल हुआ। तो ये दुगनी मार जो है हमारी करेंसी को मिलती है, क्योंकि हमारी करेंसी की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है और डॉलर की तो वाहवाही है। लेकिन अब एक जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी शुरुआत में, उस तस्वीर को देखिए। उस तस्वीर के अंदर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ये एक जगह है जो यूएसए के अंदर है, एक सेंटर है। ये पता है क्या है? ये एक नया डेटा सेंटर बन रहा है। ये डेटा सेंटर बेसिकली एआई बूम की वजह से बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूएस की मार्केट्स इतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि लोग डॉलर पे डॉलर डाले जा रहे हैं उस मार्केट के अंदर। ऑल्दो खबरें ये भी आ रही हैं कि क्या पता ये क्रैश कर जाए, लेकिन प्रेजेंटली डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस एआई बूम। इस एआई बूम की वजह से, ये जो एआई बूम है ये हमारे डॉलर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है। हमारा डॉलर नहीं, सॉरी, कभी तो होगा, किसी दिन होगा। तो because lots of people are investing in the data centers in USA, in AI companies in USA. Amazon has said that we will spend $50 billion in AI infrastructure in United States. So all the investments are also, कुछ investments जो यहाँ पे होंगी वो भी यहाँ से जा रही होंगी और USA के अंदर जा रही होंगी, है ना? They might be going to the USA because of this particular reason. और जब यहाँ से पैसा जाएगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। एक आखिरी रीजन जो इसका बताया जा रहा है कि यार डील नहीं हो पा रही है भारत और यूएस के बीच में ना, डील नहीं हो पा रही है, ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर ट्रेड डील होगी तो फिर एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर आने शुरू होंगे, है ना? और एक्सपोर्टर्स धमाधम एक्सपोर्ट करेंगे। देखो अभी क्या है, अभी एक्सपोर्टर के लिए एक बात अच्छी है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, कि उसको एक्सपोर्ट में आसानी होगी, मैंने शुरुआत में बताया था। लेकिन इसको काउंटरैक्ट करने के लिए वहां टैरिफ लग गए, 50% टैरिफ लगे, आगे और भी लग सकते हैं, है ना? तो ये चीज आपने समझनी है कि एक फैक्टर से कुछ नहीं होता कि अगर करेंसी कमजोर हो गई तो एक्सपोर्टर के मजे हैं, नहीं, वहां वो टैरिफ या टैक्स लगा सकता है। तो यूएस पे एक बंदा खड़ा है बॉर्डर पे, वो कहेगा इंडिया से आए हो, ले आओ 50% टैक्स दो। तो अगर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, इसका मतलब इंपोर्टर की जेब से पैसा जाएगा, इंपोर्टर ऑर्डर ही नहीं देगा। ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं। बट कहने के लिए अभी कहा जा रहा है कि ट्रेड डील फाइनल स्टेजेस पे है, लेट्स सी व्हाट पैन्स आउट, व्हाट हैपेंस। लेकिन अब इनसे कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं? ये पर्टिकुलर जो रुपी हमारा गिरता जा रहा है, उससे सबसे बड़ा नुकसान एविएशन सेक्टर को है, क्योंकि एविएशन सेक्टर का जितना भी फ्यूल है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट से आता है, उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। एविएशन सेक्टर इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन पीपल कमिंग टू इंडिया, है ना, ट्रैवलिंग टू इंडिया, है ना? तो वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया से बाहर कोई जाएगा तो उसके लिए परेशानी है, उसके लिए परेशानी है। ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसिव हो सकता है। इसके साथ साथ आईटी या आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों को तो फायदा हो सकता है। फायदा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज देर एक्सपोर्टिंग, तो इट विल बी बेनिफिशियल। बट इसका भी गारंटी नहीं है, कल को ट्रंपोनॉमिक्स में सैंक्शन लग जाए तो क्या होगा। एक रेमिटेंस होता था, अरे ये किसकी तस्वीर आ गई, चलिए, ये रेमिटेंस होता था। रेमिटेंस क्या होता था कि देयर यूज्ड टू बी पीपल हु वर्क आउटसाइड इंडिया, दे यूज्ड टू सेंड अ लॉट ऑफ मनी। अब जो बंदा बाहर से इंडिया में डॉलर भेज रहा है, यानी रेमिटेंस भेज रहा है, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो इंडिया में बैठे लोगों को तो अच्छा है ना, क्योंकि घर पे पहले $1 आता था, वो 84 रुपए में कन्वर्ट होता था। अब घर पे $1 आ रहा है, 89 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेमिटेंस पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर थी, लेकिन साथ ही में बुरी खबर भी है, क्योंकि H1B वीजा, इस पॉलिसी को
यूएसए लेके आ गया, और अब रेमिटेंस कहां से भेजोगे जब वहां जाने के लिए वीजा आपका रिजेक्ट होता रहेगा, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स पे लिमिटेशन लगती रहेगी, तो रेमिटेंस भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉज इंपैक्ट नहीं होता है, खासतौर पे इकोनॉमी के अंदर। और आगे जाते हुए हम अगर देखें तो हमारे दो मेजर फोकस होने चाहिए। एक, अपने इंपोर्ट्स को कम करना, अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई तो करते हैं लेकिन कम करने की कोशिश करनी है। कम कैसे कर सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी जनरेटेड ओवर हेयर। देश के अंदर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करते हो तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। हमेशा हमें डॉलर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। देखो, डॉलर इज देयर टू स्टे। हम डी डॉलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर हमने कोशिश की थी कि हम अपने एक्सचेंज अपनी करेंसीज में एक्सचेंज किया करें, बट दैट इज नॉट फीजिबल। वो कुछ समय तक चल सकता है। यूएसए क्या स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इतना है अभी इस वक्त कि हमें उसके हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज को। और इसीलिए दो सुझाव मेजर हैं। एक तो ये गोल्ड रश हमें कम करना चाहिए, और दूसरा हमें ऑयल के इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, टारगेट इस बात पे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अगर ट्रेड डील यूएस के साथ फेयर एंड स्क्वायर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन होती है तो उससे भी हमें इस करेंसी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि सिर्फ करेंसी एज एन इंडिकेटर को मत देखना कभी। करेंसी या करेंसी का एक्सचेंज रेट एक इंडिकेटर है, लेकिन इसके अलावा ढेर सारे और भी इंडिकेटर्स हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त कुछ चैलेंजेस से गुजर रही है, उसको ठीक करने में सक्सेसफुल रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि आप इस तरीके की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं। वील ऑल्सो ट्राई टू कम अप विद मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक एनालिसिस और बेसिक्स ऑफ द इशू with an unbiased understanding of the causals। तो ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।